हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। देखिए मैं आपको यूपीपीएससी का जो CSAT आता है यानी मैथ्स एंड रीजनिंग वगैरह, वो हम आपको 2024 का जीएस सेकेंड पेपर कराया था। उसमें जो भी मैथ्स के और रीजनिंग क्वेश्चन आते हैं, तो अब ये आपका 2023 का है वही जीएस सेकेंड। उसके जो मैथ्स के रीजनिंग क्वेश्चन है वो कराने जा रहे हैं, आप समझिए। और जल्दी जल्दी मतलब का आंसर कैसे निकालना ये आपको समझाना है। देखिए पहला क्वेश्चन है, फाइंड द ऑड वन आउट ऑड वन फ्रॉम द गिवन अल्टरनेटिव्स। या 4 अल्टरनेटिव दिए, इनमें से हमको ऑड वन यानी सब इनमें चारों में से अलग कौन सा बिल्कुल तीनों से, वो हमको निकालना है। ठीक है, तो देखिए जैसे AXCZ और ये सब, तो इसमें एक ट्रेंड चल रहा है। जैसे ए के बाद क्या आता है, ए के बाद क्या आता है बी नहीं है, सी एक छोड़ के देखिए, ए के बाद बी नहीं है, सी है। फिर एक्स के बाद क्या वाई नहीं है, जेड है। तो उसी तरह इसमें टी के बाद STU, टी के बाद यू नहीं, बी है। अब बी के बाद सी नहीं, डी है। ठीक, इसी तरह देखो ये भी एफ के बाद जी आता, जी नहीं, एच है। आर के बाद एस आता, एस नहीं, टी है। एक छोड़ के है। इसमें देखो जे के बाद के आता, वही डायरेक्ट आ गया। कायदे में जे के बाद के नहीं, एल होना चाहिए, जे के एल होता है यहाँ, तो सब सही होता। तो यही अलग है, इसका यही आंसर हो गया। अगला कह रहा विच ऑफ द फॉलोइंग डिटरमाइंड विद द हेल्प ऑफ हिस्टोग्राम, एरिथमेटिक मीन, मीडियन, मोड एंड हार्मोनिक मीन। ठीक, स्टैटिस्टिक्स में आप लोगों ने पढ़ा होगा जिन्होंने मैथ पढ़ी। ठीक है, कुछ आर्ट्स में भी जैसे इकोनॉमिक्स वगैरह में भी स्टैटिस्टिक्स होती है, तो स्टैटिस्टिक्स ज़्यादातर लोगों ने पढ़ी होगी। इसमें क्या होता है, हिस्टोग्राम बनाया जाता है। हिस्टोग्राम क्या होता है, ये सब इस तरह से बार बनाते हैं कॉलम। तो जो कॉलम सबसे ऊंचा होता है उससे रिलेटेड जो यहाँ वैल्यू होती है वो क्या होता है, मोड कहलाता है। ठीक, तो हिस्टोग्राम से क्या निकाला जाता है, मोड। तो ये आंसर आपको हो जाएगा सी पार्ट। फिर अब ये 2 क्वेश्चन तो ऐसे बस दे के करने थे, इनमें कुछ बस सॉल्व नहीं करना था, ऐसे देख के करना था। अगला क्वेश्चन का 11 ऑब्जर्वेशंस आर अरेंज्ड इन असेंडिंग ऑर्डर इफ 10 and 9 आर respectively the arithmetic means of observations on the even and odd places, then the mean of 11 observations will be this। ठीक, टोटल कितने नंबर हैं हमारे पास, 11। तो उन 11 में से कुछ नंबर इवन प्लेसेस पे होंगे, कुछ ऑड प्लेसेस पे होंगे। इवन प्लेस मतलब जो सेकेंड नंबर आपका, 4th नंबर, 6th नंबर। असेंडिंग ऑर्डर क्या होता है, यानी इंक्रीजिंग ऑर्डर में सब पहले छोटा नंबर, उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, उससे बड़ा, इसको कहते हैं असेंडिंग ऑर्डर। अब एक डिसेंडिंग होता है, वो क्या होता है, उतरते हुए क्रम में। उतरते में क्या होता है, पहले सबसे बड़ा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, इस तरह से लिखते हैं। ठीक, तो जो इवन प्लेसेस पे नंबर हैं उनका एरिथमेटिक मीन क्या होता है कि एवरेज होता है। ठीक, एवरेज क्या, जैसे क्रिकेट के टीम में 11 खिलाड़ी हैं, सब आउट हो गए। हाँ, तो सब ने कुछ न कुछ रन बनाए होंगे, तो 11 खिलाड़ी मिल के सबकर 110 रन बनाए, तो उनका एवरेज क्या होगा, टोटल 110 रन बनाए उसको किससे डिवाइड कर दें, 11 से, तो उनका एवरेज आ जाएगा 10। 11 10 जा क्या होता है 110, 11 दामन 110। ठीक, तो हर खिलाड़ी 10-10 रन का एवरेज आ गया। उसी तरह से ये जो इवन प्लेसेस पे कितने नंबर होंगे, 2 4 6 8 10, इन प्लेस जो नंबर होंगे वो इवन प्लेस से कहलाएंगे। तो उनका एवरेज कितना है, 10। ठीक, तो उनका टोटल क्या होगा, 10 को 5 से मल्टीप्लाई कर दें, यानी जितने नंबर हैं उनका जिनका आपने एवरेज निकाला, उस एवरेज को अगर नंबर से मल्टीप्लाई कर दें तो उनका टोटल आ जाता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल 11 खिलाड़ियों ने मिलकर 110 रन बनाए, तो उनका एवरेज 10 रन आया। तो अगर कोई नंबर आप जो प्लेयर्स हैं 11 से मल्टीप्लाई कर दें तो 10 × 11 क्या हो जाएगा, 110। तो यानी वही टोटल जो स्कोर था वही आ जाता है। तो उसी तरह से जो 8 प्लेसेस पे नंबर, उनका एवरेज क्या है, उनका अरिथमेटिक मीन कितना है, 9। ठीक, तो इसमें 8 प्लेसेस कितने होंगे, 6 काउंट्स, फर्स्ट, थर्ड और फिफ्थ,
7th और 9th और 11 नंबर है, तो 6 प्लेसेज जो हैं 8 प्लेसेज होंगे, उनके नंबर यानी उनका सम क्या हो जाएगा, जो 9 उनका एवरेज आया उसको 6 मल्टीप्लाई कर दिया तो 10 5 जा। अब इनको टोटल, ये टोटल सम आ गया, मतलब 11 नंबर है उनका टोटल ये होगा, और उसको हम 11 से डिवाइड कर दें तो हमारा एवरेज आ जाएगा पूरा 11 का। तो 10 5 जा 50 और 9 6 जा 54/11, 104/11 करेंगे, डिवाइड करेंगे 9.45, यानी ये सी पार्ट आंसर आ जाएगा। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है, कह रहा कि द एरिया बेस ऑफ ए कोन इज इंक्रीज बाई 100%, देन द वॉल्यूम इज इंक्रीज बाई हाउ मच। 4 ऑप्शन है, कौन सही बताना है, तो इसको सॉल्व करना पड़ेगा। देखिए सॉल्यूशन इसका, एरिया जो सारा कौन होता है कोन, तो उसका बेस कैसा होता है, सर्कुलर सर्किल होता है बेस। कोन कैसा होता है, इसका देखिए डायग्राम बना रहे हैं, ऐसा होता है कोन। ठीक है, ये आपका इस तरह कोन होता है। ठीक है, तो ये इसका बेस कहलाता है, ये क्या होता है सर्किल। तो बेस का एरिया क्या होता है, एरिया ऑफ बेस, इस पर ए जूम कर लें तो क्या होगा, वो पाई आर स्क्वायर। सर्किल का एरिया क्या होता है, फार्मूला पाई आर स्क्वायर। आर क्या होती है, रेडियस की, ये जो रेडियस है यहाँ से यहाँ तक बेस की, इसको आर कहते हैं। ठीक है, करा कि जो एरिया है वो क्या करा, 2 गुना कर दिया गया। अब एरिया, न्यू एरिया क्या हो गया, इसका 2 गुना क्या होगा, 2 पाई आर स्क्वायर, इतना हो जाएगा। उसके बाद 2 से मल्टीप्लाई कर दें। ठीक, तो कह रहा वॉल्यूम कितना बढ़ जाएगा, तो वॉल्यूम जो पुराना वॉल्यूम है उसको V1 यूज कर लेते। अब कोन का वॉल्यूम फार्मूला क्या होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ठीक, और जो नया वॉल्यूम है उसको V2 यूज कर लें तो वो क्या हो जाएगा, 1/3। अब एरिया बेस क्या था, पाई आर स्क्वायर। अब इसकी जगह क्या लिख देंगे, 2 पाई आर स्क्वायर। तो 2 पाई आर स्क्वायर, ये हमारा एरिया बेस होता क्या एक्चुअली, फार्मूला 1/3 एरिया बेस इंटू हाइट। ठीक, तो एरिया बेस पहले ये था, अब दोबारा में ये हो गया, हाइट वही रहेगी। ठीक, तो इसको क्या कर सकते हैं, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ये और ये एक साथ लिख दें, बचा केवल 2, इसको इधर ऐसे कर दें। ठीक, तो क्या हो जाएगा, वॉल्यूम जो पुराना V1 वॉल्यूम था उसका 2 गुना हो गया, यानी 2V1 हो गया। V2 हमारा क्या हो गया, 2V1, यानी पुराने वॉल्यूम का 2 गुना भी हो जाएगा नया वॉल्यूम। तो कितना बढ़ गया बताइए, 100% बढ़ा। देखिए का क्वेश्चन क्या करा था, एरिया बेस 100% मतलब क्या होता है, अगर 100 है तो 100 और बढ़ गया, कितना हो गया 200, यानी 2 गुना हो जाता। 100% बढ़ने पर कोई चीज़ 2% हो जाती, दो गुनी हो जाती। तो यहाँ भी देखिए 2 गुना हुआ, तो इसका मतलब क्या हुआ, कितना बढ़ा, 100% बढ़ गया वॉल्यूम भी। तो वॉल्यूम कितना बढ़ जाएगा, 100%। ठीक, V1 था पहले वॉल्यूम, और V1 और बढ़ गया, यानी V1 प्लस V1, जितना था उतना ही कोई चीज़ बढ़ जाती, जितनी वो पहले से उससे 2 गुनी हो जाए उतनी बढ़ जाए तो उसको कहते हैं 100% बढ़ गया। तो फर्स्ट ये डी पार्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द सेमी डायमीटर्स ऑफ बेसेज ऑफ 2 cylinders A and B are in the ratio 3:2 and their heights are in the ratio n:1. If volume of the cylinder A is 3 times of the volume of cylinder B, then the value of n. ठीक, 2 सिलेंडर हैं तो उनके दोनों के जो सेमी डायमीटर मतलब क्या हो, सेमी मतलब होता है हाफ, और डायमीटर जो है रेडियस का डबल होता है। हाँ, तो सेमी डायमीटर मतलब क्या हुआ, रेडियस हो गई सीधे, सेमी डायमीटर की हाफ होती रेडियस, तो सेमी डायमीटर मतलब क्या हुआ, सीधे रेडियस हो गई। ठीक,
तो रेडियस का रेशियो क्या है, ये हमारा 3:2, और जो हाइट है सिलेंडर को उसका रेशियो क्या है, n/1। अब बालूम की बात कर रहा है, तो देखिए सॉल्यूशन इसका। तो इसमें गिवन क्या है, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर ए, बी एक मतलब क्या, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर ए जो है वो सिलेंडर बी के वॉल्यूम का 3 टाइम्स है, यानी 3 × BB। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर ए जो इक्वल टू 3 टाइम्स वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर बी, ये हमको गिवन है। अब वॉल्यूम फार्मूला क्या होता है, सिलेंडर के वॉल्यूम फार्मूला क्या होता है, πr²h। ठीक, सिलेंडर का वॉल्यूम फार्मूला ये होता है। अब इसी 1/3 से और कर दें मल्टीप्लाई, तो कोन का वॉल्यूम हो जाता है। ठीक है, तो ये हो गया। अब इनकी जब वॉल्यूम 3 गुना है तो इनकी रेडियस हाइट सवाल होगी, रेडियस को r1 इसकी और हाइट को h1 ले लें, और ये 3 ये भी होगा πr²h, तो पाई इसकी रेडियस r2 और हाइट को h2 ले लें। ठीक, यहाँ फार्मूला लिख रहे हैं, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होता है, πr²h। CY लिखते हैं, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर मतलब CY का मतलब सिलेंडर। ठीक, ये फार्मूला होता है वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का। अब देखिए इसमें पाई और पाई दोनों तरफ कैंसिल हो जाएगा। ठीक, तो अब इसमें अगर हम H1/H2 H2 को इधर ले आए इसके नीचे, और H1 तो अपनी जगह पे है, तो H1 इधर मल्टीप्लाई इधर आके डिवाइड होगा, और उधर ये देखिए 3 है, r2² अपॉन r1²। r1² को उधर ले गए तो नीचे आ जाएगा, 3r2² उधर था ही। अब H1/H2 यानी दोनों जो हाइट का रेशियो क्या गिवन था, n/1 है। ये हाइट का देखिए, हाइट ये क्या हमारी है, H1/H2 क्या सिलेंडर की हाइट है, इसका रेशियो क्या गिवन है, n/1। n/1 है तो n/1 लिख देंगे, और उधर 3r1 और r2 का रेशियो क्या दिया, 3:2। r1 हमारा नीचे है तो इसलिए 3 नीचे ले आएँ, और r2 ये 2 है तो इसको ऊपर ले जाएं। तो जो रेशियो है, रेशियो में भी ले सकते हैं, यार रेशियो है तो इसको 3x और 2x ले सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ ऊपर क्या लिख दें, 2x², 2x का होल स्क्वायर, और नीचे इसकी रेडियस क्या है 3, इसको 3x से जूम कर लें तो 3x का होल स्क्वायर। राइट, इसको सिंप्लीफाई करें तो n/1 जो इक्वल टू क्या हो जाएगा, 3 × इसका होल स्क्वायर क्या होगा, 4x², और इसका 9x²। स्क्वायर वैसे ही देख कट गया, न भी करते तो 2 3 कर देते तब भी चल जाता। तो 3 3 या 9, तो क्या है हमारा 4/3। 1 को उधर जाके मल्टीप्लाई कर दें तो 1 से किसी को मल्टीप्लाई करने में कोई फर्क ना पड़ता, वही वैल्यू रहती। तो 4/3 × 1 विल बी इक्वल टू 4/3। क्या पूछ रहा था, n की वैल्यू, फाइंड द वैल्यू ऑफ n। तो 4/3 देखिए ऑप्शन है बी पार्ट, ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो वीडियो देखा करें, अगर अच्छा लगे तो लाइक कर दिया करें, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें ताकि कमिंग वीडियो आप तक तुरंत पहुँचे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ द रेडियस ऑफ द सिलेंडर इज इंक्रीज बाय 25%, देन बाय हाउ मच परसेंट द हाइट मस्ट बी रिड्यूस्ड सो दैट द वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर रिमेन्स सेम। क्वेश्चन समझ गए, कह रहा कोई सिलेंडर है उसकी रेडियस को 25% बढ़ा दें, तो अगर रेडियस अगर चौड़ा हो गया सिलेंडर का, रेडियस बढ़ा दी तो क्या होगा, उसका वॉल्यूम बढ़ जाएगा। तो वॉल्यूम उतना ही रखने के लिए क्या करें, हाइट को कितने % अब डिक्रीज कर दें। क्या कह रहा, देन बाय हाउ मच % द हाइट मस्ट बी रिड्यूस्ड, हाइट को कितना कम कर दें, क्योंकि हमने चौड़ा किया तो हाइट थोड़ी कम करनी पड़ेगी तभी वॉल्यूम उतना रह पाएगा। तो वही पूछ रहा है। ठीक है, तो वॉल्यूम देखिए सॉल्यूशन, तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होता है, लिखे दे रहे, वॉल्यूम
ऑफ सिलेंडर। ये सब लिखने की जरूरत नहीं आपको, हो सकता है बहुत लोगों में सुनाती हो, तो इसलिए पूरा लिखने कि वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का फार्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच। सिलेंडर होता कैसा जानते होंगे सब लोग, इस तरह का सिलेंडर होता है। ठीक, ये इसकी रेडियस होती और ये हाइट होती, राइट। तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का फार्मूला होता है पाई आर स्क्वायर एच। ठीक, तो पहले वॉल्यूम को V1 यूम कर लें तो वो क्या होगा, पाई आर स्क्वायर एच। और फिर रेडियस जब बढ़ा दी गई, इसकी हाइट को रेडियस को R1, हाइट को H1 ले लें, या रेडियस को R रखें, चलो ठीक। हाइट क्योंकि अलग अलग करनी पड़ेगी तो इसलिए H1 ले लें। और जो दूसरा सिलेंडर है, मतलब उसकी रेडियस इसकी बढ़ाई गई और हाइट घटाई गई, उसका वॉल्यूम क्या है, उसका वॉल्यूम पाई, और आर जो रेडियस कितनी बढ़ा दी गई, 25%। मतलब क्या होता है, अगर पहले 1 है तो अब कितनी हो जाएगी, 1.25। यानी पहले कोई चीज़ 100 है तो अगर उसको 25% बढ़ा दें तो कितनी हो जाएगा, 125 हो जाएगी, 125। अगर 1 है तो 1.25 हो जाएगी। तो इसकी रेडियस जो है वो क्या हो गई, 1.25 आर स्क्वायर, आर का स्क्वायर ये पूरा इंटू H2। हाइट को डिक्रीज किया था, इससे हाइट को अलग ले लिया। रेडियस पहले आर थी, अब उसका 1.25 यानी 25% बढ़ गई। ठीक, तो पाई और इसका स्क्वायर करेंगे 1.25 का, वैसे करेंगे, देखिए आप लोग करिए, कैलकुलेटर्स कर देते हैं तो आ जाएगा 1.5625, 1.5625। और आर का स्क्वायर वही आर स्क्वायर होगा इंटू H2। अब क्या कह रहा कि वॉल्यूम दोनों, ये वॉल्यूम दोनों इक्वल होना चाहिए, तो V1 शुड बी इक्वल टू V2। ठीक है, तो पूछ क्या रहा है इसमें कि हाइट कितनी डिक्रीज हो जानी चाहिए। चलो पहले ये करते हैं, V1 की वैल्यू रख दें, क्या थी, पाई आर स्क्वायर H1, और इसकी वैल्यू क्या है, पाई 1.5625 आर स्क्वायर इंटू H2। ठीक, पाई पाई देखिए कट गया दोनों तरफ, आर स्क्वायर कट जाएगा दोनों तरफ, तो क्या आया, H1 इज इक्वल टू 1.5625 H2। ठीक, अब कितना हाइट कितनी डिक्रीज हुई वो कैसे निकालेंगे, सेग्रीगेशन निकालने। H2 इज इक्वल टू क्या होगा हमारा, H2 इज इक्वल टू H1 अपान ये चीज़ इसके नीचे आ जाएगी, क्या हो जाएगा, 1.5625 ये हो जाएगा। ठीक है, तो परसेंटेज डिक्रीज कैसे निकलेगा, H2 माइनस H1 ज़्यादा कि H2, H1 ज़्यादा, पहले हाइट ज़्यादा थी अब डिक्रीज कर दी गई, तो परसेंट डिक्रीज क्या होगा, H1 माइनस H2 वैल्यू ये रख दें, क्या है, H1 अपान, या पहले फार्मूला लिख देते हैं, H1 अपान H1 माइनस H2 अपान H1 इंटू 100, इससे हमारा परसेंट निकलेगा। ठीक है, तो H1 माइनस H2 वैल्यू ये क्या, H1 अपान 1.5625 अपान H1 ये वाला इंटू 100। ठीक है, तो ऊपर एलसीएम लेंगे, ये आएगा, तो माइनस करने के बाद क्या आएगा, 0.5625 अपान 1.5625
25 इंटू 100। अब बाकी H1 कट जाएगा, H1 कॉमन लेंगे और नीचे भी H1, तो ये सब कट जाएंगे, केवल ये बचेगा। इसको आप सिंप्लीफाई करेंगे पूरा। कैसे करेंगे सिंप्लीफाई? इसमें देखिए डेसिमल हटा सकते हैं, 2 प्लेस से 4 प्लेस ये, 4 प्लेस ही नीचे हट गया। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो आएगा 36%। ठीक, तो ये आपका ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन देखिए, 8 HCF ऑफ 2 नंबर्स इज 25 एंड अदर फैक्टर्स ऑफ देयर LCM आर दिस एंड दिस, फाइंड द नंबर। सम ऑफ द नंबर्स इज, जो दो नंबर है उनका सम क्या होगा। तो HCF हमारा क्या होता है, इसकी फुल फॉर्म क्या, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी जो दो नंबर है उनका सबसे हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हमारा कितना गिवन है, 25। तो 25 मतलब क्या होता है, उन दोनों नंबरों में से 25 हम कॉमन ले सकते हैं, क्योंकि हाई दोनों में फैक्टर 25 होगा। ठीक है, तो 25 अगर हम कॉमन ले लें तो अंदर क्या बचेगा, कह रहा अदर 2 फैक्टर ये हैं। तो अदर 2 फैक्टर क्या, 14 और प्लस 15, ये हम कर दें। 25 इंटू 14 करेंगे तो हमारा पहला नंबर आ जाएगा, और 25 इंटू 15 करेंगे तो हमारा दूसरा नंबर आ जाएगा। समझ रहे, उनका सम करेंगे तो यही आ जाएगा। 25 कॉमन ले लेंगे, जो HCF है, तो इन दोनों को ऐड करें तो हमारा आ जाएगा क्या, 25 इंटू इन दोनों को ऐड करें तो कितना आएगा, 29। अब इनको मल्टीप्लाई करें तो 25 9 जा कितना होता है, 225, 5 22 कैरी हुआ, 25 2 जा 50, अब 50 और 22, 50 और 22 ऐड करें कितना आएगा, 72, 725। दोनों नंबर जो होंगे जिनका HCF 25 है, अब LCM के 2 फैक्टर ये हैं, तो उन दोनों नंबर का सम कितना आएगा, 725। तो ये पार्ट हमारा B आंसर इसका हो जाएगा। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, चूज द सेट ऑफ नंबर्स फ्रॉम द अल्टरनेटिव्स विच इज सिमिलर टू द सेट दिस। ये 4 जो ऑप्शन दिए हैं, तो इन चारों में से इसके सिमिलर कौन सी, ये ग्रुप ऑफ नंबर्स है, 3 नंबर का ग्रुप है, तो इसके पैटर्न पे इन चारों में से कौन है ये पूछ रहा है। ठीक, तो देखें इसका पैटर्न देखें, जैसे क्या लिखा, 6 36 63, तो 6 का स्क्वायर करें तो 6 6 जा कितना होता है, 36, यानी 6 6 36 होता है। और फिर क्या किया, 63 का बजाय 36 को बजाय 63 रख दिया, इसके नंबर को इधर उधर कर दिया, रिवर्स कर दिया। 3 पहले था, 6 बाद में, अब इन्होंने 6 पहले 3 बाद में, 63 36 का 63 कर दिया। तो इसी तरह देखो इसमें 8 का स्क्वायर 64 होता है, अब फिर इधर उधर करें तो क्या होगा, 64 का 46 हो जाएगा। तो यही नंबर लग रहा। और जैसे इसका देखिए 7 का स्क्वायर 49, लेकिन यहाँ 94 होता तो हो सकता था, ये तो बिल्कुल ही अलग है। और ये भी 11 का स्क्वायर भी नहीं, इसमें 121। तो फर्स्ट पार्ट हमारा यही आंसर हो जाएगा, इसमें कुछ करना नहीं, बस ये पैटर्न देख के छाट लेना। समझ गए, 6 के बाद 36 और फिर इस नंबर को रिवर्स करके दिख दिया, 36 का 63। उसी तरह से ये बिल्कुल 8 8 या 64 और फिर उसको रिवर्स कर दिया, 64 बजाय 46 आ गया। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इफ द LCM एंड HCF ऑफ द 2 पॉलिनोमियल्स आर दिस एंड दिस रिस्पेक्टिवली एंड वन ऑफ द पॉलिनोमियल इज दिस, फाइंड द अदर पॉलिनोमियल। ठीक, तो एक फार्मूला हमने पहले भी क्वेश्चन आ चुका है, इसमें फार्मूला बताया था कि अगर 2 नंबर दिए हों और उनका LCM HCF दिया हो, तो फार्मूला क्या होता है इसका, फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर इज इक्वल टू LCM इंटू HCF। तो वही लग जाएगा इसमें भी। सॉल्यूशन क्या होता है, फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर
इज इक्वल टू क्या होता है LCM इंटू SCF, राइट। तो हमको फर्स्ट नंबर एक तो हमको पॉलिनोमियल गिवन है, दूसरा फाइंड करना, तो देयरफॉर सेकंड नंबर क्या हो जाएगा LCM इंटू SCF अपॉन फर्स्ट नंबर नीचे पहुंच जाएगा। तो LCM वैल्यू क्या दी है ये देखिए, लिख लें पूरी, क्या है x+1 और x² + 6x + 8। अब SCF कितना है x+1 इंटू x+1, राइट। LCM इंटू SCF हो गया, और हमको सेकंड नंबर चाहिए। फर्स्ट नंबर इधर मल्टीप्लाई इधर जाके नीचे आएगा, और फर्स्ट नंबर है क्या ये x² + 5x + 4। इसको सॉल्व कर लें तुम्हारा आ जाएगा। तो x+1 देखिए यहाँ भी और यहाँ भी है, तो ये दोनों जगह मल्टीप्लाई होकर क्या आ जाएगा, या तो ऐसे चलो दोनों जगह लिखा रहने देते x+1 इंटू x+1 दो बार, और इसके फैक्टर करने पड़ेंगे। इसके फैक्टर क्या होंगे देखिए, 4 2 जा 8, 4x + 2x लिखा जाएगा, 4 2 जा 8, तो इसके फैक्टर होंगे x+4 और x+2, ठीक, क्यों 4 2 जा 8 होता है, तो 4 और 2 हो जाएंगे। इन दोनों मल्टीप्लाई करें तो यही आएगा देखिए। अब नीचे इसके फैक्टर करें, इसमें क्या होंगे देखिए, 4 बन जा 4, 4 + 1 5, तो क्या हो जाएंगे x+4 और x+1। इनको देखो मल्टीप्लाई करें तो यही आएगा, ठीक। अब क्या है, एक फैक्टर देखिए x+1 और x+1 कट जाएगा, x+4 यहाँ है एक, यहाँ भी x+4 है, ये कट जाएगा। बचा हमारा ये और ये x+1 और x+2, इन दोनों मल्टीप्लाई करें तो क्या आएगा x² + 3x + 2, x² + 3x + 2, ये इसको मल्टीप्लाई करने पे आ जाएगा। तो कौन सा पार्ट सही है 3x + 2, ये वाला बी पार्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। कोई भी आपको प्रॉब्लम समझ में ना आया कहीं पे भी, तो उसको कमेंट में लिख के भेज सकते हैं, तो उसके एक अलग से वीडियो बना देंगे, तो उससे आप समझ सकते हैं। अगर कोई कन्फ्यूजन हो, वैसे हम अपने हिसाब से तो सारा एक्सप्लेन कर रहे हैं। अब बहुत छोटे छोटे हर चीज़ अगर बताएंगे तो टाइम भी बहुत लगेगा, ठीक है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, आफ्टर सेलिंग 30 pence the seller observes the profit of selling price of 10 pence, then the profit percent is, ठीक। क्या मतलब हुआ क्वेश्चन का, एक सेलर है वो कितने पेन बेचता है 30 pence, 30 पेन बेचने में उसको प्रॉफिट कितना होता है 10 पेन के सेलिंग प्राइस के बराबर, यानी 10 पेन जितने बेचता है उतना प्रॉफिट उसको हो जाता है 30 पेन बेचने में, ठीक। तो कह रहा कितने % प्रॉफिट हुआ उसको ये निकालना है, ठीक। तो देखिए सॉल्यूशन इसका, तो पेन जो है लेट SP ऑफ 30 pence क्या हो जाएगा ₹30 हम कर लें सीधे। इस तरह की प्रॉब्लम में जितना CP SP हो, जितने पेन हो उतने एज्यूम कर लिया, तो कुछ ज़्यादा नहीं करना पड़ता, ठीक। और प्रॉफिट क्या हो जाएगा, प्रॉफिट क्या हो जाएगा ₹10, क्यों कि 30 पेन का सेलिंग प्राइस कितना है 30 रुपये, तो 10 पेन के बराबर प्रॉफिट होता है, 10 पेन के सेलिंग प्राइस, यानी 10 पेन के सेलिंग प्राइस बराबर प्रॉफिट होता है, तो 10 पेन का सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा ₹10, ये प्रॉफिट हो गया, राइट। तो कास्ट प्राइस क्या हो जाएगा, यानी कितने पेन उसने खरीदे होंगे, 30 पेन कितने में खरीदे होंगे, कास्ट प्राइस क्या होगा SP
माइनस प्रॉफिट। ठीक, तो यानी 30 माइनस 10 इज इक्वल टू ₹20। क्या मतलब हुआ कि 30 पे जो है उसने 20 रुपये में खरीदे, बेचे कितने में? 30 रुपये में। तो उसको प्रॉफिट क्या हुआ? प्रॉफिट परसेंट कैसे निकालते हैं? प्रॉफिट परसेंट क्या होता है? फार्मूला प्रॉफिट अपॉन CP इंटू 100। प्रॉफिट अपॉन CP इंटू 100। प्रॉफिट कितना हुआ उसको? 10 रुपये का। अब CP कितना? 20 रुपये इंटू 100 कर दें। 1 0 कैंसिल हुआ, 2 5 या 10, यानी कितना प्रॉफिट होगा उसको? 50%। ठीक, 20 रुपये की थी, 30 रुपये में बेची, 1.5 गुना, मतलब 1.5 गुना दाम बेची, इसलिए 50% प्रॉफिट हुआ। तो बी पार्ट इसका आंसर हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन देखिए, 2 डॉग्स स्टार्ट रनिंग इन अपोजिट डायरेक्शंस ऑन ए सर्कुलर पाथ ऑफ diameter 7 meter with the speed of 2.5 meter per second and 3 meter per second. Then how long will they take to be at maximum distance? to be लिखते हैं। ठीक, क्या क्वेश्चन मतलब समझे? एक सर्कुलर ट्रैक है, सर्कुलर पाथ है, सबको करिए ऐसा है सर्कुलर पाथ। ठीक है, तो 2 डॉग्स हैं यहाँ पे, मान लीजिए दोनों हैं और दोनों अपोजिट डायरेक्शन में भागते हैं। जब अपोजिट डायरेक्शन में एक इधर भाग रहा है दूसरा इधर, और रहेंगे इसी ट्रैक पे। तो ये हमारा स्टार्टिंग पॉइंट वो सब करिए। ठीक है, तो ये एक तो ये भागेगा इधर, उसकी स्पीड जो है पहले वाले की क्या है? 2.5, यानी कुछ कम है, इसकी ज़्यादा। तो ये ज़्यादा दूरी थी, ये ज़्यादा दूरी तय कर लेगा और ये कम, क्योंकि इसकी स्पीड कम है। तो ये सब करिए, इधर जो भागा वो यहीं तक पहुंचा, और यहाँ से इधर जो भागा था वो इधर पहुंच गया। इनके दोनों के बीच मैक्सिमम डिस्टेंस कब होगी? जैसे एक यहाँ हो एक यहाँ हो, तो दोनों के बीच की डिस्टेंस मैक्सिमम थोड़ी होगी। मैक्सिमम डिस्टेंस कब होगी? जब बिल्कुल एक दूसरे के अपोजिट यहाँ पे हो। ठीक, तो ये चीज़ क्या होगी? जब अपोजिट मैक्सिमम डिस्टेंस किसी सर्किल के अंदर मैक्सिमम जो डिस्टेंस होती है वो कितना हो? क्या होता है? डायमीटर। ठीक, तो ये कितना डायमीटर है? 7। ठीक, बस 7 मैक्सिमम डिस्टेंस है 7 मीटर होगी। तो ये हम ए पॉइंट ले लें और ये बी, यानी पहला डाग है वो यहाँ दौड़ के यहाँ जाएगा, दूसरा यहाँ दौड़ के वहाँ पहुँच जाएगा, और दोनों डायमेट्रिकली अपोजिट होंगे तब इनकी डिस्टेंस मैक्सिमम होगी। तो इसको यहाँ से यहाँ तक जितना टाइम लगेगा उतने टाइम इसको यहाँ से यहाँ तक लगेगा। तो उस टाइम को टी जूम कर लें। ठीक, तो डिस्टेंस क्या होती? डिस्टेंस इक्वल टू क्या होता? स्पीड इनटू टाइम। पूरा लिखते हैं, डिस्टेंस इज इक्वल टू क्या होता है? स्पीड इनटू टाइम। ठीक, तो पहला डाक था उसने कितनी डिस्टेंस, अगर टाइम को टी ले लें, लेट टाइम बी टी सेकेंड। ठीक, तो पहला डाक जो उसकी स्पीड क्या है? ये तो कितनी डिस्टेंस कवर करेगा? 2.5 है, तो स्पीड इनटू टाइम, टाइम कितना? टी हमने जूम किया। और दूसरा डाक जो है उसकी स्पीड क्या है? 3 मीटर पर सेकेंड, और टाइम वही। तो यानी दोनों मिला के इतनी डिस्टेंस कवर करेंगे। इतनी डिस्टेंस कितनी? यहाँ से यहाँ तक। भाई इसके अंदर तो घुस नहीं पड़ेंगे, ट्रैक चलेंगे, एक इधर से इधर गया, यहाँ से यहाँ तक गया। तो ये पूरी डिस्टेंस कितनी होगी? सर्किल के ये हाफ सर्किल हुआ है, यहाँ से यहाँ तक कितना हो गया? हाफ सर्किल। और हाफ सर्किल की सरकमफ्रेंस कितनी होती? पाई आर। ठीक, तो दिस शुड बी इक्वल टू पाई आर, राइट। इसको सॉल्व कर लें, इनको दोनों को ऐड करें तो क्या आएगा? भाई 2.5t प्लस 3t। और उधर पाई की वैल्यू क्या होती है पता? 22/7। पता होगा आप लोगों को इतना। तो पाई की वैल्यू क्या होती है? 22/7, राइट। तो लिख दिए। आर की वैल्यू क्या होगी?
जो डायमीटर गिवन है इसका ये 7 है, तो जो रेडियस होती वो इसकी हाफ होती, तो रेडियस होगी 7/2, समझ रहे हैं, रेडियस डायमीटर की हाफ होती। तो ये हमारा 7 7 कैंसिल होगा, 2 11 जा। अब इन दोनों को ऐड करेंगे तो क्या आएगा 5.5t इज इक्वल टू 11। तो t इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 11/5.5। ये पॉइंट हटेगा तो ऊपर एक 0 बढ़ जाएगा। 5 कैंसिल करें, 5 बन जा, 5 बन जा, 5 2 जा, 5 2 जा, 11 2 जा 22 इक्वल टू 2 सेकेंड। टी की वैल्यू क्या हो गई 2 सेकेंड। ठीक है, तो इसके ऑप्शन हमने नहीं लिखे, अभी ऑप्शन लिख देते हैं पहले। आंसर तो आ गया 2 सेकेंड। ऑप्शन जो है इसका ए जो है 1 सेकेंड, बी आपका 2 सेकेंड, और सी 3 सेकेंड, अब सी के बाद डी जो है वो 4 सेकेंड। तो क्या हमारा आंसर निकला 2 सेकेंड। तो ये वाला पार्ट ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, इफ एक्स मैन कंप्लीट अ वर्क इन 40 days एंड आफ्टर एडिंग 5 एक्स्ट्रा मैन 10 days आर सेव्ड, देन 30 men will complete this work in दिस। 4 ऑप्शन दिए। क्या मतलब हुआ, कह रहा है एक्स मैन है, ये को पता नहीं कितने मैन है। एक्स मैन जो है वो पूरा काम कितने दिन में कर लेते हैं, 40 दिन में पूरा कंप्लीट कर लेते हैं वर्क। ठीक है, और कह रहा है कि अगर 5 लोग और एक्स्ट्रा होते तो 40 दिन के बजाय 10 दिन बच जाते। कह रहा 10 days यार सेव, मतलब काम 40 बजाय 30 दिन में ही ख़त्म हो जाता है अगर 5 लोग और ज़्यादा होते, एक्स से 5 लोग और ज़्यादा होते। वो कह रहा कि वही काम जो है 30 लोग अगर करें तो कितना टाइम लगेगा, वही बताना है। ठीक, देखिए सॉल्यूशन। देखिए एक्स मैन जो है वो वर्क कितने दिन में करते हैं 40 days में। ठीक, अगर एक ही आदमी हो, भाई एक्स लोग मिलके 40 दिन लगते हैं उनको काम करने में, एक आदमी हो तो अकेला काम करेगा एक आदमी तो बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। तो ज़्यादा लिए क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा 40 × x, इतने दिन में एक आदमी अकेला कर पाएगा। ठीक है, और अगर x + 5 लोग अगर हों तो टाइम कम लगेगा, यानी x से भी ज़्यादा, यानी 40 से अब कितना टाइम लगेगा 40x ये वाला, और डिवाइडेड बाई, जब भी ज़्यादा मैन होंगे यानी कम वैल्यू निकले तो डिवाइड होता है, तो x + 5 हो जाएगा। ठीक इतने दिन में कर लेंगे। लेकिन वो इसमें ऑलरेडी कह रहा है कि अगर 5 लोग एक्स्ट्रा होते तो 10 दिन कम लगते काम करने में, यानी कितने दिन लगते 30 दिन। तो ये वैल्यू किसके बराबर होनी चाहिए 30 दिन के बराबर। देयरफॉर 40x अपॉन x + 5 शुड बी इक्वल टू 30, राइट। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें तो क्या होगा, इसके नीचे 1 ले लें, क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो 1 इससे मल्टीप्लाई होगा तो 40x यही आएगा, और उधर 30 से मल्टीप्लाई होगा तो क्या आएगा 30x + 5। तो क्या होगा 40x इज इक्वल टू 30 को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 30x + 150। अब 30x को भी इधर ले आए तो 40x - 30x इज इक्वल टू 150। ठीक है, 10x इज इक्वल टू 150, तो x क्या हो गया हमारा 150 अपॉन 10 इज इक्वल टू 15। 0 0 कैंसिल होके 15 कितने में आ गए, x वैल्यू क्या आ गई
यानी कितने लोग थे, 15 दिन। 15 लोगों ने काम मिलके किया तो कितना टाइम लगा, 40 दिन। और फिर वो क्या कह रहा है, अगर 30 लोग हों तो कितने दिन में काम कंप्लीट करेंगे। तो बहुत आसान है, देखिए इसकी वैल्यू 15 आ गई तो 15, 15 लोग मिलके काम कितने दिन में कंप्लीट करते हैं, 40 डेज में। अगर आदमी इसके 2 गुने यानी 30 लोग हो जाएं तो काम में आधा टाइम लगेगा। अकेला आदमी जिसको काम को जितने दिन में करेगा, अगर 1 से 2 लोग हो तो आधे टाइम लगेगा काम करने में। तो 15 दूनी 30, 2 गुने लोग हो गए तो काम में टाइम जो है आधा ही लगेगा। तो 40 बजाय कितना लगेगा, केवल 20 डेज। समझ रहे हैं। तो ये हमारा ऑप्शन हो जाएगा। आ रहा समझ में। फिर अगला क्वेश्चन देखिए, कोई प्रॉब्लम हो समझ में कहीं पे भी ना आए तो आप जो क्वेश्चन नंबर या सब बता के आप कमेंट में लिख सकते हैं, तो उसके लिए अलग से वीडियो बना देंगे। फिर क्वेश्चन 14 देखिए, 3 numbers आर इन द रेशियो दिस एंड देयर एचसीएफ एंड एलसीएम आर दिस एंड दिस रिस्पेक्टिवली, देन लार्जेस्ट नंबर विल बी दिस। ठीक, देखिए सॉल्यूशन इसका। तो नंबर्स को हम एज्यूम कर लें, जिस रेशियो में दिए उसी रेशियो में इक्वल नंबर एज्यूम कर लें। लेट द नंबर्स आर 3x, 4x एंड 5x, राइट। तो 3x, 4x, 5x का एलसीएम क्या होगा, देखिए 3, 4, 5, इनमें कुछ कॉमन तो है नहीं, 3, 4, 5 में से कोई, तो इसका एलसीएम 3, 4, 5 का तो 1 होगा। और x फैक्टर जो है तीनों कॉमन है, इसमें भी, इसमें भी, इसमें भी। तो इसका एचसीएफ क्या हो जाएगा, देयरफॉर एचसीएफ क्या होगा, x इसका। लेकिन एचसीएफ इसमें ऑलरेडी कितना गिवन है, 40। तो देयरफॉर एस इक्वल टू क्या हो जाएगा, 40। ये हमारी एक्स की वैल्यू हो गई। अब इसी वैल्यू को देखिए, नंबर सबसे बड़ा नंबर इन तीनों में कौन होगा बताओ, ये और ये। 5x सबसे बड़ा है, तो देयरफॉर लार्जेस्ट नंबर क्या हो जाएगा, लार्जेस्ट नंबर क्या है, 5x। एक्स वैल्यू देखिए हमारी निकल गई 40, तो 5 × 40 इज इक्वल टू 200। लार्जेस्ट नंबर ऑफ 200, ये हो जाएगा पार्ट आंसर। समझ गए। तो कैसा लगा वीडियो बताइएगा, सही अच्छा लगा तो लाइक किया करिए, और चैनल को सब्सक्राइब जिन लोगों ने नहीं किया सब्सक्राइब करें। और भी कोई अगर रिक्वायरमेंट ज़रूरतमंद लोग हैं तो उनको बच्चा वीडियो शेयर भी कर सकते हैं, लिंक भेज सकते हैं, ठीक है, ताकि उनको भी अपना हेल्प मिल जाएगी। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।